हेलो नमस्कार साथियों। मैं प्रेम आप सबका स्वागत करता हूँ आप ही के यूट्यूब चैनल पे। जैसा आपको पता है कि इस वीडियो में मैं आपके साथ 2020 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी जो एसएससी रेलवे ने जो अपने पेपरों में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यानी उसने अपने पिछले सालों में जो जो क्वेश्चन पूछ रखे हैं, जिस पैटर्न पर आगामी पेपर बनेगा वो सारे प्रश्न मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। आपने इस वीडियो को अंत तक देखना है और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करना ताकि और ही बच्चे हमसे जुड़ सके। और हाँ, वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, ये समझ लो कि ये आपका पेपर है। आपके पेपर में भी मोस्टली एसएससी के पेपर में 50 क्वेश्चन आते हैं, रेलवे में भी 40-50 क्वेश्चन आते हैं। इसके अंदर मैं आपके साथ 40 क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ और कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क या कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता हूँ, जिससे कि आपके लगा लो पूरे 50 क्वेश्चन इसके अंदर हो जाते हैं। वैसे तो 50 प्लस ही क्वेश्चन इसके अंदर आपके साथ मैं डिस्कस करता हूँ, इसलिए ये मान के चलो आपका ये पेपर प्रैक्टिस सेट है, जिसका आंसर सारे बच्चे मुझे देंगे और आप एनालाइज करा करो कि क्या मुझे आप सारे बच्चे इन क्वेश्चंस के आंसर दे पा रहे हो या नहीं। इससे आपकी तैयारी का लेवल पता चलेगा। और आइए आज की क्लास आप शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, लाई हराओबा पर्व हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? सिक्किम, त्रिपुरा, असम या अरुणाचल प्रदेश। इसमें से ये बनेगा कि लाई हरोबा पर्व भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिपुरा में। ठीक है, यह राज्य त्रिपुरा में मनाया जाता है। और अब त्रिपुरा के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यह स्टेट बनी थी 21 जनवरी 1972 को। इसकी कैपिटल है अगरतला और यहाँ पे कुल जिले हैं 8। ठीक है, अगर आप इसके जिले याद नहीं करोगे तब भी चल जाएगा, लेकिन आपको गवर्नर रमेश बैस जी और चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार देव जो बीजेपी पार्टी के हैं, ये तो आपको जरूर याद करने होंगे। डिप्टी सीएम नहीं करोगे चल जाएगा, लेकिन लेजिस्लेचर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है और इनके विधानसभा में 60 सीट्स है। ठीक है, नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों आपके सामने। भारतीय रेल ने सभी प्रकार की सुविधाओं हेतु कौन सा एकीकृत हेल्पलाइन नंबर जारी किया था? 130, 149, 139 या 159? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे के पेपर में तो जरूर बनेगा और मुझे आशा है कि इसका आंसर सारे बच्चे मुझे सही देंगे कि भारतीय रेलवे ने सभी प्रकार की सुविधाओं के लिए निम्न में से कौन सा एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया था? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 139। ठीक है, और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने कि हाल ही में उमारो सिसोको किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? ये चुनाव 2020 में हुए थे, तो आप मुझे बताओ कि ये हाल ही में यानी किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। क्योंकि नाम थोड़ा अजीब है तो ये क्वेश्चन हमारे पेपर में इस तरह से बन सकता है: गिनी बिसाओ, दक्षिण अफ्रीका, उत्तर अमेरिका या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गिनी बिसाओ। ठीक है, इसकी कैपिटल वाला इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 4 जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके सामने, बगदाद में हुए अमेरिकी हमले में किस देश के जनरल कासिम सुलेमानी की मृत्यु हो गई थी? इसके अंदर एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, जनरल कासिम सुलेमानी का संबंध किस देश से है? ठीक है, ये भी आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर इसके अंदर आपको मिल जाएगा। ईरान, चीन, ईरान या अफगानिस्तान। इराक और ईरान के अंदर बच्चे कंफ्यूज होंगे। बगदाद में हुए अमेरिकी हमले में किस देश के जनरल कासिम सुलेमानी की मृत्यु हो गई है? आप इस वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि और ही बच्चे हमसे जुड़ सकें। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईरान। ठीक है, और ईरान की कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है तेहरान और यहाँ पे सुप्रीम लीडर है अली खमेनी और यहाँ पे प्रेसिडेंट है हसन रूहानी। ठीक है, प्रेसिडेंट तो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों आपके सामने, TN चतुर्वेदी का निधन हो गया है, वह कौन थे? इनका हाल ही में निधन हो गया तो आप मुझे बताओ यह कौन थे? कर्नाटक के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं, केरल के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं दोनों, या इनमें से कोई नहीं?
TN चतुर्वेदी का संबंध किस चीज़ से था? तो ये राजनीतिक से था। ठीक है, पॉलिटिशियन थे, ये तो आपको क्लियर हो गया। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों। ये कर्नाटक के भी पूर्व राज्यपाल रह चुके थे और केरल के भी पूर्व राज्यपाल रह चुके थे। ठीक है, और इसके साथ साथ अब आप ये मुझे बताओ कि जो केरल है ये स्टेट बना था 1 नवंबर 1956 को, इसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। फाइन। और यहाँ पे कुल ज़िले हैं 14 और यहाँ पे गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान जी और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है पिनरई विजयम जी और ये वहाँ की स्थानीय यानी वहाँ की एक स्टेट पार्टी है ये उसकी है। फाइन। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है और इनकी विधानसभा में 141 सीट्स हैं। यहाँ से राज्यसभा में 9 और लोकसभा में 20 सीट्स है। और आपको पता है केरल हाई कोर्ट का खुद का ही हाई कोर्ट है। और आपका ये होमवर्क है, ये मैं आपके साथ अपनी पहली वीडियो या दूसरी वीडियो में डिस्कस करा था। अब सारे बच्चे मुझे बताएंगे कि केरल हाई कोर्ट में केरल के अलावा मैं आपको ऑप्शन देता हूँ उसमें किस राज्य यानी किस यूटी का हाई कोर्ट भी आता है। सबसे पहले हो जाएगा आपका पौंडीचेरी, नेक्स्ट चंडीगढ़, लक्षद्वीप और इनमें से कोई नहीं। अब मुझे फटाफट इसका आंसर दो। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा कि केरल हाई कोर्ट में केरल के अलावा निम्न में से किसका हाई कोर्ट आता है। ठीक है, सारे बच्चे मुझे फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दो। ए ऑप्शन होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। ये क्वेश्चन मैं आपके साथ अपनी पहली या दूसरी वीडियो में जब मैंने आपके साथ हाई कोर्ट डिस्कस किया था, ये 3-4 मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट हाई कोर्ट आपके साथ डिस्कस करे थे, इसलिए मैं आपको बार बार कहता रहता हूँ आप हर वीडियो को देखा करो। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है आप उस वीडियो को जरूर जाके देख लेना। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 6 था आपके सामने। दुनिया का पहला नाचने गाने और एक्टिंग करने वाला रोबोट निम्न में से कहाँ पेश किया गया है? IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT सूरत या इनमें से कोई नहीं। दुनिया का पहला जो नाचने गाने और एक्टिंग करने वाला रोबोट निम्न में से किसके द्वारा पेश किया गया है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए IIT बॉम्बे के द्वारा। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 7 था दोस्तों आपके सामने। अमेरिका में आयोजित कौन से वे गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2020 के तहत बेस्ट फिल्म ड्रामा का पुरस्कार फिल्म 1917 को दिया गया है? पेपर में 2 क्वेश्चन जरूर बनेंगे कि 2020 के तहत बेस्ट फिल्म ड्रामा का पुरस्कार निम्न में से किस फिल्म को दिया है? तो वो दिया गया फिल्म 1917 को। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा घुमा रखा है। इसमें आपसे ये पूछा गया है कि 2020 में अमेरिका में निम्न में से कौन से वे नंबर के गोल्डन ग्लोब पुरस्कार आयोजित किए गए थे? 75वें, 76वें, 77वें या 79वें? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 77वें। ठीक है, और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों आपके सामने। झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष निम्न में से किससे चुना गया था? आपको पता है कुछ समय पहले ही झारखंड के भी चुनाव हुए थे, तो आप बताओ झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष निम्न में से किससे चुना गया है? रविंद्र महतो को, मोहन मेहता को, सोहन शर्मा को या इनमें से कोई नहीं? ये किससे चुना गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रविंद्र मेहता जी को झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, और झारखंड राज्य बना था 15 नवंबर 2000 को, जिसकी कैपिटल है रांची और सब कैपिटल पूछा जाए तो है दुमका। ये पेपर में बहुत कम पूछी जाती है। और यहाँ पे लार्जेस्ट सिटी है जमशेदपुर, ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। फाइन। और यहाँ पे कुल जिले हैं 24 और यहाँ पे गवर्नर है मुर्मू जी और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन। JMM पार्टी के हैं, ये आप जरूर याद रख लेना। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है। इनकी विधानसभा में 81 सीट्स हैं। यहाँ से राज्यसभा में 6 और लोकसभा में 14 सीट्स हैं। फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों आपके सामने। देश के पहले रक्षा सेवा प्रमुख CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS फुल फॉर्म चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हाल ही में किसे नियुक्त किया गया था? देश की पहला बताना है कि CDS किसे नियुक्त किया गया है? जनरल विपिन रावत, जनरल मोहन शर्मा, जनरल VK शर्मा या इनमें से कोई नहीं?
और आपको पता है कमांडर इन चीफ कौन होता है? वो हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं। यानी तीनों सेना के जो प्रमुख होते हैं वो किसे रिपोर्ट करते हैं? वो राष्ट्रपति जी को करते हैं। लेकिन अब एक और इन्होंने पद बना दिया है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाया था CDS, कि जो तीनों सेना है वो मिलके काम करेंगी और ये सारे किसको रिपोर्ट करेंगे? ये हमारे राष्ट्रपति जी को रिपोर्ट करेंगे। यानी जो ये सेना डायरेक्टली किसके कंट्रोल में आती है? तीनों की तीनों वो CDS, और ये CDS डायरेक्टली आते हैं हमारे राष्ट्रपति जी के कंट्रोल में। इसलिए अगर पेपर में पूछा जाए कि कमांडर इन चीफ कौन है, तो वो हमारे राष्ट्रपति जी, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी। देश के पहले रक्षा सेवा प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? वो हैं जनरल बिपिन रावत जी। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 10 था आपके सामने, विश्व हिंदी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हिंदी डे हर साल किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? 5 जनवरी, 10 जनवरी, 14 जनवरी या 15 जनवरी को? यह दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 11 था आपके सामने, हाल ही में किस राज्य ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना अम्मा ओडी को शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य लाखों गरीब और जरूरतमंद माताओं को उनके बच्चों को शिक्षित करने हेतु सहायता प्रदान करना है? अम्मा ओडी पूछी जाएगी ये किस राज्य ने शुरू किया है? ये आप सारे बच्चे मुझे फटाफट बताओ। हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश। लेकिन इस अम्मा ओडी योजना का यानी इस योजना का महत्वाकांक्षी यानी उद्देश्य क्या है? कि जिसका उद्देश्य लाखों गरीब और जरूरतमंद माताओं को उनके बच्चों को शिक्षित करने हेतु इससे सहायता प्रदान की जाएगी। यानी कि जो गरीब बच्चे हैं उनकी माताओं को सहायता की जाएगी कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके। इसलिए ये अम्मा ओडी योजना शुरू की गई है। और ये किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो वो की गई है आंध्र प्रदेश जी के द्वारा। ठीक है। और इसका आपको सारे बच्चे बताएंगे कि आंध्र प्रदेश के CM यानी जो मुख्यमंत्री है उनका क्या नाम है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 12 था आपके सामने, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, निम्न में से कौन CAA के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना था? यानी CAA आपको पता है सिटीजन अमेंडमेंट बिल था, एक्ट जो बना गया था 2019, उसके विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना था? महाराष्ट्र, हरियाणा, केरल या तमिलनाडु? इसकी ज़्यादा डिटेल में जाना तो जिसने UPSC या जिस पेपरों में मेंस में लिखने को कहा जाता है उसके लिए ये महत्वपूर्ण है। हमारे में तो सिर्फ एक आधा ऐसे ही क्वेश्चन बन सकता है, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा, इसलिए आपने कोई चिंता नहीं करनी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन C केरल। ठीक है। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 13 था आपके सामने, कृषक भारती को ऑपरेटिव लिमिटेड कर्मकों का अध्यक्ष हाल ही में किसे चुना गया है? अब मैं बताऊँ, ये एक अध्यक्ष चुना गया है, तो ये आपका होमवर्क है, सारे बच्चे मुझे इसका आंसर देंगे। चंद्रपाल यादव को, मोहन यादव, सोहन यादव या इनमें से कोई नहीं, ये आपका होमवर्क है। फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों आपके सामने, निम्न में से किस भारतीय मूल की लेखिका ने हाल ही में ब्रिटेन का प्रसिद्ध बाल साहित्य पुरस्कार जीता है? नवदीप कौर, जसबिंदर बिल्लन, टीना शर्मा और मोहन राठी। ये देखो क्वेश्चन आपको पढ़ते लग रहा होगा, ये क्वेश्चन हमारे पेपर में जरूर बनेगा। निम्न में से किस भारतीय मूल की लेखिका को हाल ही में ब्रिटेन का प्रसिद्ध बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन B जसविंदर बिल्लन को। फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 15 था आपके सामने, विश्व गौरव दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? यह दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 20 मार्च, 21 मार्च को, 17 मार्च को या 13 मार्च को? यह दिवस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 16 था आपके सामने, हाल ही में PK बनर्जी का निधन हुआ है, वह किस खेल से संबंधित थे? फुटबॉलर थे, हॉकी के प्लेयर थे, क्रिकेटर थे या कबड्डी के प्लेयर थे? BK बनर्जी का संबंध निम्न में से किस खेल से था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ये एक फुटबॉलर थे। फाइन। ये देखो आंसर भी गिवन है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 17, सिडबी SIDBI, इसकी फुल फॉर्म भी मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा। अगर आपको पता है तो सारे बच्चे मुझे फटाफट चैट बॉक्स में सिडबी की फुल फॉर्म बताओ। सिडबी द्वारा नए उद्यमियों के लिए किस नाम से एक विशेष रेलगाड़ी आरंभ की गई है? विकास एक्सप्रेस,
स्वावलंबन एक्सप्रेस, प्रगति एक्सप्रेस या इनमें से कोई नहीं। सिडबी द्वारा नए उद्यमियों के लिए किस नाम से एक विशेष रेलगाड़ी आरंभ की गई है? ये कौन सी आरंभ की गई है? ये आपके सामने ऑप्शन है, आप फटाफट मुझे इसका आंसर दो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फाइन। ये एक रेल एक्सप्रेस सिडबी के द्वारा शुरू की गई है, जिसकी फुल फॉर्म होती है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, सिडबी। ठीक है, स्मॉल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अगर आप हिंदी में भी याद कर लोगे, आपको ऑप्शन दिखेगा, आप इसको टिक कर पाओगे। और जिसका फॉर्मेशन हुआ था 2 अप्रैल 1990 को, और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और इसका हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश में, फाइन। और इसके साथ साथ इसके वर्तमान में चेयरमैन और एमडी कौन है? वो है मोहम्मद मुस्ताफा जी, और एक आईएएस ऑफिसर है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 18 था आपके सामने। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण खत्म कर दिया है? ऐसा हाल ही में किस राज्य की सरकार ने किया? ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड। आप पहले सारे बच्चे मुझे इसका आंसर दो, उसके बाद ये क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड ने। ठीक है, जिसका फॉर्मेशन 9 नवंबर 2000 को हुआ था, और जिसकी कैपिटल है यानी समर कैपिटल है गैरसैंण, और विंटर कैपिटल है देहरादून। ठीक है, इसके अंदर आपको स्पेसिफिक पूछा जाएगा समर या विंटर का, आपने दोनों को याद रखना है। और जिसकी जुडिशियल सीट है नैनीताल, लार्जेस्ट सिटी भी देहरादून है, और यहाँ पे गवर्नर है बेबी रानी मौर्य जी, फाइन। और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं तीरथ सिंह रावत जी, और यहाँ पे चीफ जस्टिस रघुविंदर सिंह चौहान। ये हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। स्पीकर ऑफ दी असेंबली भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ विधानसभा है, और इनकी विधानसभा में 70 सीट्स हैं। ठीक है, ये आप जरूर याद रख लेना। और राज्यसभा में 3 और लोकसभा में 5 सीट्स हैं, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों आपके सामने, और मुझे आशा है कि आपको हमारी वीडियो जरूर अच्छी लग रही होगी। बस आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करो। बस आपने मोटिवेटेड रहना है और हौसला बनाए रखना कि हम देखना बहुत ही जल्दी कोई ना कोई सरकारी पेपर जरूर क्लियर होगा। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम शुरू की है? हरियाणा, पंजाब, दिल्ली या गुजरात। ऐसा हाल ही में किस भारत की राज्य की सरकार ने किया है कि मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम शुरू की है? इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने। जयराम कुलकर्णी का निधन हो गया है। वह एक डैश कलाकार थे। वे एक मराठी कलाकार थे, बंगाली कलाकार थे, तमिल कलाकार थे या कन्नड़ कलाकार थे? जयराम कुलकर्णी जी का हाल ही में निधन हुआ है, और वह कौन से कलाकार थे? ये थोड़ा क्वेश्चन टफ सा है, लेकिन आपके पेपर में जरूर बनेगा। सारे बच्चे मुझे फटाफट इसका आंसर दो। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, मराठी कलाकार थे, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों आपके सामने आ चुका है। आप फटाफट क्वेश्चन को पढ़ो और मुझे इसका आंसर दो। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कौशल शतरंग योजना शुरू की है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात? कौशल शतरंग योजना हाल ही में भारत की किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। यानी योगी जी के द्वारा ये कौशल शतरंग योजना शुरू की गई है, फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 22 दोस्तों आपके सामने। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 15 मार्च, 16 मार्च, 12 मार्च या 10 मार्च को? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, हर वर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने। विश्व तपेदिक दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 10 मार्च को, 1 जनवरी को, 9 मार्च को या 24 मार्च को? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर वर्ष 15 मार्च को, और विश्व तपेदिक दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 24 मार्च को। ठीक है, ये आपने दोनों अलग अलग याद रखना है। वो 15 मार्च और ये 24 मार्च है। आपने दोनों में कोई भी कंफ्यूजन नहीं करनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका डे से संबंधित है। विश्व जल दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ये ऐसे हाल ही में
कुछ दिन पहले ही मनाया गया। देखो मैंने आपको हिंट भी दे दिया, तो मुझे आशा है कि अब सारे बच्चे मुझे आंसर इसका सही देंगे। वर्ल्ड वाटर डे हर साल किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? 1 जनवरी, 2 मार्च, 3 मार्च या 22 मार्च को? वर्ल्ड वाटर डे हर वर्ष यानी हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 25, यानी अब आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। मुद्रास्फीति कब होती है? समय के साथ कीमतों में सामान्य वृद्धि होती है, कीमतों के स्तर में समय समय पर कमी होती है, समय के साथ उत्पादन स्तर में निरंतर बढ़त होती है, पैसे के क्रय मूल्य में वृद्धि होती है। मुद्रास्फीति कब होती है? क्या उसके साथ साथ में आपकी एक थ्योरी है जो फिशर जी के द्वारा दी गई थी, थ्योरी बाय फिशर। इन्होंने कहा था कि जब जब पैसा बढ़ता है खर्चे भी बढ़ते हैं। ये क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है जो फिशर के द्वारा दी गई थी। जब जब पैसा बढ़ता है खर्चे भी बढ़ते हैं। आप इसको जरूर याद रख लेना। फाइन। और एक बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि इनकम टैक्स कम होने से इन्फ्लेशन में क्या होता है? इन्फ्लेशन बढ़ जाता है या इन्फ्लेशन घट जाता है? इसमें कुछ भी नहीं होता, या इनमें से कोई नहीं। इनकम टैक्स कम होने से क्या होता है? इससे इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स कम हो गया, लोगों के पास पैसा ज़्यादा होता है। जब जब पैसा बढ़ता है खर्चे ही बढ़ते हैं, तो यानी मार्केट में ज़्यादा डिमांड करेंगे, ज़्यादा डिमांड करेंगे, सप्लाई कम होती है, जिससे कि इन्फ्लेशन आ जाता है। ठीक है। इन्फ्लेशन के मेन रीज़न मेनली 2 होते हैं। एक तो होता है डिमांड पुल, यानी ज़्यादा डिमांड करना। ये सारी चीज़ें पेपर में पूछी जाती है और आपको कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ आप इन वीडियो से जरूर जुड़े रहो। और होती है कॉस्ट पुश, यानी कॉस्ट में बढ़ोतरी होना। जैसे आपको पता है कि अब पेट्रोल के प्राइस बढ़ चुके हैं, तो उससे हर चीज़ में कितने प्राइस बढ़ेंगे? क्योंकि पेट्रोल, ट्रांसपोर्टेशन, हर चीज़ में काम जरूरत होता है। जिससे ट्रांसपोर्टेशन के रेट बढ़े तो हर चीज़ के रेट बढ़ गए। ठीक है। अब जैसे डिमांड में पुल आ गया तो इससे होगा, जैसे पॉपुलेशन बढ़ गई, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी, लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ गया तो वो ज़्यादा डिमांड करेंगे। ठीक है। जैसे सप्लाई कम होगी किसी प्रोडक्ट की, डायरेक्ट टैक्स कम हो गया, इनकम टैक्स कम लगने लग गया, मार्केट में ज़्यादा ब्लैक मनी आ गई, या गवर्नमेंट ने कुछ ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर दिए। ठीक है। ये एग्जाम्पल है इसके जो पेपर में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो आप जरूर याद रख लेना। और कॉस्ट पुश का तो मैंने आपको बता दिया कि प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल इंक्रीज हो गए। जैसे पेट्रोल के प्राइस बढ़े हैं, उससे रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़े, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में पेट्रोल यूज़ होता है, डीजल यूज़ होता है, जिससे कि इनडायरेक्टली लगा लो इन्फ्लेशन आ गया मार्केट में। ठीक है। ये सारी बातें आप जरूर याद रख लेंगे। और डेप्रिसिएशन इन रुपीज़ में क्या होता है? वो कॉस्ट पुश होता है। फाइन। और इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समय के साथ कीमतों में सामान्य वृद्धि होती है। इसको मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन कहते हैं। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 26 था आपके सामने। इनमें से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस या वह गैस है जो ओजोन परत को क्षति पहुंचा सकती है? ऐसा क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। अब मुझे फटाफट इसका आंसर बताओ। निम्न में से ऐसी कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है या वो गैस है जो ओजोन परत को क्षति पहुंचा सकती है? ये देखो दोबारा उन्होंने पूछ रखा था, इसलिए एक बार इसने ये क्वेश्चन CGL में पूछा गया है, तो वही कुछ 1-2 महीने के बाद पेपर था CHSL का, उसके अंदर क्वेश्चन रिपीट हुआ था, इसलिए मैंने भी इस क्वेश्चन को रिपीट कर दिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फाइन। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 है आपके सामने। प्लाज्मोडियम जाति के परजीवी डैश के कारण है? पैचिस, मलेरिया, चेचक या हर्पिस? प्लाज्मोडियम जाति के परजीवी निम्न में से किसके कारण है? दोस्तों फटाफट मुझे इसका आंसर दो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मलेरिया के। फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 28 है आपके सामने। इनमें से कौन सा एक भारतीय खाद्य नहीं है? तिरामिसू, इमरती, फिरनी या पायसम? इनमें से कौन सा एक भारतीय खाद्य नहीं है? ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो आगामी पेपर में जरूर बनेगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तिरामिसी। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 दोस्तों आपके सामने। इनमें से कौन सी नदी पंजाब राज्य में से होकर नहीं गुजरती है? इनमें से कौन सी नदी पंजाब राज्य में से होकर नहीं गुजरती है? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गंगा।
और आपको पता है गंगा रिवर सिस्टम ये अलग से ज्योग्राफी में पूरा पढ़ाया जाता है। मैं मात्र आपसे 3 से 4 मिनट में मैं आपको पूरा गंगा रिवर सिस्टम समझा दूंगा। इसके बाहर से आपके पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, बस आप कंसंट्रेशन बना के रखना। सबसे पहला क्वेश्चन, गंगा रिवर की कुल लंबाई कितने किलोमीटर होती है? ये है 25 किलोमीटर। आप इतना याद कर लेना, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्रोत, यानी इसका सोर्स ये कहाँ से निकलती है, इसका पूरा स्रोत क्या होता है। इसका तो वैसे एक पूरा डायग्राम समझाने का होता है, लेकिन मैं आपको थ्योरेटिकली बता रहा हूँ, आप इतना याद रख लेना जिसके आप पेपर को ऑप्शन देखते टिक कर पाओगे। गंगोत्री ग्लेशियर, गोमुख माउंटेन, उत्तराखंड। गंगा का सोर्स यानी स्रोत ये कहाँ से निकलती है? मेन गंगोत्री ग्लेशियर, गोमुख माउंटेन, उत्तराखंड से, ठीक है। एज इट्स ओरिजिन, यानी जब ये निकलती है इसका नाम होता है भागीरथी, ठीक है। यानी जब से निकलती है इसको वहाँ पे उसको भागीरथी के नाम से पुकारा जाता है। लेकिन देवप्रयाग में क्या होता है? देवप्रयाग में क्या होता है? देवप्रयाग में जो अलकनंदा होती है, जो अलकनंदा नदी है, वो भागीरथी के साथ मिल जाती है, जहाँ पे इसका नाम गंगा पड़ जाता है। पूछा जाता है कि अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पे मिलती हैं? वो देवप्रयाग में मिलते हैं। यानी यहाँ पे जो दोनों जगह नदियाँ मिलती हैं उसको देवप्रयाग कहा जाता है, और वहाँ से इसका नाम गंगा पड़ जाता है। अब देखो, अलकनंदा नदी के बारे में आया तो ये भी हमारे पेपर में जरूर बनेगा। इसका स्रोत यानी कहाँ से निकलती है? इसका मेन सोर्स है सतोपत ग्लेशियर, उत्तराखंड से। फाइन। और एक क्वेश्चन बनता है कि जो गंगा होती है वो एमर्ज यानी कहाँ से उतरती है? नीचे माउंटेन से, तो वो हरिद्वार में ही उतरती है, ठीक है। 2 स्ट्रीम्स यानी 2 धाराएं होती हैं गंगा की, मेनली 2 धाराएं हैं। पहली हुगली, यानी गंगा को हुगली में, यानी गंगा को हुगली नाम से कहाँ पे पुकारा जाता है, बुलाया जाता है? वो है वेस्ट बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में आपको पता है इलेक्शन है, क्वेश्चन बन सकता है। और इसके साथ साथ एक है पद्मा, यानी बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से बुलाया जाता है? वो पद्मा के नाम से बुलाया जाता है, ठीक है। वैसे मुझे आशा है कि आपको सारे फैक्ट जरूर पता होंगे, एक बार मैं आपको इसकी रिवीजन जरूर करवा देता हूँ। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गंगा को नेशनल रिवर ऑफ इंडिया किस वर्ष घोषित किया गया था? नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, गंगा को नेशनल रिवर ऑफ इंडिया किस वर्ष घोषित किया गया था? ऑप्शन 2005, 2006, 2007 या 2008 में। गंगा को नेशनल रिवर ऑफ इंडिया किस वर्ष घोषित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2008 में, ठीक है। वैसे तो गंगा की ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, दामोदर, सन, यमुना। लेकिन इसकी 2 कुछ महत्वपूर्ण नदियां जो हमारे पे पूछ जाती हैं, सहायक नदियां, एक है कोसी जिसको बंगाल का शोक भी कहा जाता है, सॉरी इसको बिहार का शोक कहा जाता है, दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है, ठीक है। दोनों कन्फ्यूजन है, तभी मैं अभी थोड़ा कन्फ्यूज हो गया था, आपने याद रख लेना है। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। अब कैसे याद रखोगे? इसमें आई आ रहा है तो इसमें आई आ रहा है, ठीक है। लेकिन बंगाल में कोई आई नहीं आता और दामोदर में भी कोई आई नहीं आता। अब ऐसे याद रख लेना, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है? मकर, कक्ष, भूमध्य रेखा या प्रमुख भूमध्य है? निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से में से होकर गुजरती है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्क रेखा। कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। अभी टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये 23.5 डिग्री passes from the middle of the India that is divided India into 2 equal parts, यानी ये इंडिया के बीचों बीच में जाती है, जैसे कि ये भारत को 2 भागों में बांट रही है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। पहला गुजरात, राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल,
त्रिपुरा और मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। सबसे ज़्यादा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस राज्य से पास होती है? तो वो होती है मध्य प्रदेश से। और सबसे कम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस राज्य से पास होती है? तो वो होती है राजस्थान से। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, सबसे कम राजस्थान से। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से छत्तीसगढ़ की कैपिटल है जो, वो कितने किलोमीटर दूर है? रांची। ठीक है, ये है मात्र 11 किलोमीटर। एक बार एसएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था, तो आगामी पेपर में रिपीट हो तो आप जरूर याद रख लेना। और महाराष्ट्र की अगर पूछ ली जाए कैपिटल, वो लगभग 13 किलोमीटर है। फाइन, ये सारी बातें आप जरूर याद रख लेना। और वैसे मैं आपके साथ अक्षांश या लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये मैं आपके साथ अपनी पहली दूसरी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बार बार कहता रहता हूँ आप हर वीडियो को जरूर देखा करो। एक क्वेश्चन और हमारे पेपर में बनता है कि वाटर बाउंड्री ऑफ इंडिया कितनी है? अब सारे बच्चों में देता हूँ, वाटर बाउंड्री ऑफ इंडिया। मैं आपको ऑप्शन नहीं दूंगा, आप मुझे ऐसे बताओ। ना मैंने आपसे टोटल पूछी, ना मैंने आपसे लैंड की पूछी, ना मैंने आपसे आइलैंड की पूछी। इसके अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ आपसे वाटर बाउंड्री पूछी है, स्थलीय सीमा नहीं पूछी है। वाटर बाउंड्री कितनी है? तो यह 6100 किलोमीटर। ठीक है, अगर इसके अंदर हम आइलैंड की बाउंड्री मिला दे तो वो हो जाती है 1416.5 किलोमीटर, जो हमारी टोटल हो जाती है 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, अगर टोटल वाटर बाउंड्री पूछे जाए तो आप इसको टिक करोगे, अगर खाली वाटर की पूछे जाए तो आप इसको करोगे, और आइलैंड की पूछे जाए तो इसको करेंगे, तो अगर दोनों की पूछे जाए तो आप इसको करोगे। ठीक है, मैंने आपको तीनों क्वेश्चन बता दिए। अगर आपसे पूछे जाए लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया यानी स्थलीय सीमा भारत की कितनी है, तो यह 15,200 किलोमीटर। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने। किस मुगल बादशाह ने वर्ष 1526 में पानीपत की लड़ाई लड़ी थी? बाबर, हुमायूं, अकबर या औरंगजेब? किस मुगल बादशाह ने वर्ष 1526 में पानीपत की लड़ाई लड़ी थी? इसके अंदर पहले मैं आपको मुगल्स का कार्यकाल बता देता हूँ। इनका कार्यकाल था 1526 से लेकर 1857 तक। आपको पता होगा मुगल्स का कार्यकाल 2 भागों में बांटा गया था। पहला था 1526 से लेकर 1707 तक, जिसको ग्रेट मुगल्स भी कहा जाता था। इसके अंदर कुल 6 मुगल्स बादशाह ने राज किया था और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे। इसके बाद जितने भी मुगल्स आए थे वो सारे वीक थे, यानी इनके बाद इन्होंने 6 मुगल्स ने जितना भी कमाया, यानी जितना भी अपना राजपाट इकट्ठा करा था, उसके बाद 1707 से लेकर 1857 तक जितने भी मुगल्स आए थे 11-12, उन्होंने सब कुछ लुटा दिया था। ठीक है, इसलिए इनको ग्रेटर मुगल्स, और 1707 से लेकर 1857 तक के मुगल्स को लेटर मुगल्स के नाम से जाना जाता है। फाइन। उसके साथ साथ मुगल के फाउंडर कौन थे? तो वो थे जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का पूरा नाम जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, जिसने भारत पर राज 1526 से लेकर 1530 तक किया था। अब आप इसका आंसर, मुझे आशा है कि सारे बच्चे सही देंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाबर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट नसीर। पेपर में आजकल इनका पूरा नाम पूछा जाता है। पहले बच्चे खाली इनका नाम खाली हुमायूं, बाबर वगैरह याद करते थे, लेकिन एग्जामिनर शाना हो गया, आजकल इनके पूरा नाम पूछता है। जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर, नसीर उद्दीन मोहम्मद हुमायूं, जिसने भारत पर 1530 से लेकर 1540 तक राज किया था। और उसके बाद ये 15 वर्ष चला जाता है। इसकी पूरी एक कहानी है, जब हम इस पूरी सब्जेक्टिव वाइज में आपके साथ टॉपिक डिस्कस करूंगा उसके अंदर बताऊंगा। उसके बाद ये 1555 से लेकर 1556 तक राज करता है, यानी ये 2 बार भारत पर राज करता है। ठीक है, इतना अपने याद रख लेना है। उसके बाद तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट मुगल बादशाह, वो है जलाल उद्दीन मोहम्मद अकबर। अगर आपको इनके नाम पता तो सारे बच्चे मुझे इनके फटाफट नाम और इन्होंने कब से कब तक राज किया था, सारे बच्चे मुझे फटाफट चैट बॉक्स में इसके आंसर देते जाओ।
इसने 1556 से लेकर 1605 तक यानी लगभग इसने 50 साल तक भारत पे राज किया था। ठीक है, और इसका लड़का ही था सलीम जहांगीर, यानी जहांगीर को सलीम के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जहांगीर का मतलब होता है खजाना, ट्रेजर। ठीक है, और ये टाइटल इसको अकबर के द्वारा ही दिया गया था। इसने 1605 से लेकर 1627 तक राज किया था। फाइन। इसके बाद आता है खुरम, जिसको शाहजहाँ के नाम से जाना जाता था। ठीक है, यानी ये शाहजहाँ का राज है, और इसने 1628 से लेकर 1658 तक राज किया था। बच्चे कहेंगे सर जहांगीर ने तो 1627 तक राज किया था, तो ये बीच का कार्यकाल कहाँ गया? बच्चों, जहांगीर ने 1627 दिसंबर तक राज किया था, और उसके बाद ये जनवरी में 1628 से शाहजहाँ ने अपना राज शुरू कर दिया था। अगर आपको कहीं जगह 1627 मिले शाहजहाँ का, तो वो भी ठीक ही होगा। ठीक है, इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं करना, इसलिए मैंने आपको दोनों बता दिए। नेक्स्ट और यानी लास्ट मुगल बादशाह जो मोस्ट महत्वपूर्ण है वो है औरंगजेब, जिसको आलमगीर के नाम से भी जाना जाता था, जिसने 1658 से लेकर 1707 यानी लगभग इसने भी 50 साल तक राज किया है। ठीक है, ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण है, आप याद रख लेना। बस इसके अंदर मैं आपके साथ बाबर के जो महत्वपूर्ण युद्ध हैं वही डिस्कस करूंगा। जैसे पहला अटैक इसने बाजोरे में 1519 में किया था। ठीक है, नेक्स्ट अगेन यानी दूसरा अटैक इसने बेड़ा में किया था, वो भी 1519 में। और ये दोनों की दोनों जगह कहाँ पे है? ये दोनों की दोनों जगह पाकिस्तान में है। आप मेरी राइटिंग वगैरह से ध्यान में देना, क्योंकि थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं होगी, पर मैं आपको जो जो बातें बता रहा हूँ ये मटेरियल अच्छा है, आपको यही सिलेक्शन दिलवाएगा, राइटिंग सिलेक्शन नहीं दिलवाएगी। इसके बाद इसने अपना तीसरा अटैक 1523 में, चौथा अटैक 1524 में। ये दोनों अटैक इसने कहाँ किए थे? ये इसने पंजाब में किए थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका पांचवा अटैक, जो हमारा क्वेश्चन बना था, इसका पांचवा अटैक इसने पानीपत में किया था, और ये इसने 1526 में किया था। ठीक है, और सबसे पहली बार कारतूस का इस्तेमाल यानी गोला बारूद का इस्तेमाल बाबर ने बेड़ा युद्ध में किया था, और सबसे पहली बार इसने तोपची का इस्तेमाल और तोप लेके आया था, ये पानीपत में ही लेके आया था। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपने देखे होंगे, एसएससी रेलवे बार बार पूछती है और आगामी पेपर में ज़रूर पूछेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने। मयूर सिंहासन एक प्रसिद्ध रत्नों जड़ित सिंहासन था, जिस पर भारत के किन सम्राटों की हुकूमत थी? मौर्य, गुप्ता, मुगल या मराठा? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुगल्स। ठीक है, और ये इसके बारे में मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर ही रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। एरोसोल कैन का आविष्कार किसने किया था? एरिक रोथिम, एरिक मैथ्यू, एरिक टीम, एरिक फ्लेयर। इस कैन का आविष्कार निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है एरिक रोथिम के द्वारा। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने। ट्रांसफॉर्मर इनमें से एक को छोड़कर बाकी सब कार्य कर सकता है। अब सारे मुझे फटाफट बताओ, आपके सामने 4 ऑप्शन गिवन है। जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो इनमें से एक को छोड़कर बाकी सारे यानी बाकी तीनों कार्य कर सकता है। आपके पास मात्र 20 से 25 सेकंड है, आप मुझे इसका आंसर देंगे। फटाफट बताओ बच्चे मुझे इसका आंसर। कोई नहीं, गलत बताओगे, कोशिश तो करो। गलती आपने यहाँ करनी है, पेपर में नहीं करनी है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रवृत्ति ऊर्जा को बढ़ा सकता है। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर का कार्य नहीं होता है। इसके अलावा ये तीनों के तीनों ट्रांसफार्मर के कार्य होते हैं, आप जरूर ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। भौतिकी मात्रा चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई क्या है? जल प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर, केल्विन प्रति मीटर या एम्पियर प्रति मीटर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एम्पियर प्रति मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 36। हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक डैश अधिकार है? राजनीतिक, मूलभूत, सामाजिक या विधिक? जो हमारे देश में राइट टू एजुकेशन है, ये कौन सा अधिकार है?
इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मूलभूत अधिकार। राइट टू एजुकेशन का हमारे संविधान में कौन सा अनुच्छेद है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 है। इसके अंदर कहा गया है फ्री एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन फ्रॉम द एज ऑफ 16 to 14 ईयर्स, यानी फ्री भी है और कंपल्सरी है हर बच्चे के लिए। 6 से 14 साल के बच्चे के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन है। ये आर्टिकल 21A के तहत कहा गया है। ठीक है, इसमें ये अमेंडमेंट की गई थी 86 CAA 2002 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। एक CAB होता है, एक CAA होता है। अब CAB और CAA मैं एक बार आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। CAB क्या होता है? जैसे कोई भी अमेंडमेंट या कोई भी बिल आता है हमारी पार्लियामेंट में तो उसको CAB कहते हैं। ठीक है, कोई भी बिल आएगा उसको CAB कह देंगे। अगर वो बिल पास हो जाता है, वो एक्ट बन जाता है तो उसको CAA कहा जाता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल अगर वो हमारी पार्लियामेंट में आएगा तो वो CAB है। अगर वो पार्लियामेंट से पास होकर एक्ट बनता है तो वो जाएगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, ये दोनों में फ़र्क है, तो मुझे आशा है कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और जो अमेंडमेंट 2002 में हुई थी ये इम्प्लीमेंट हुई थी 1 अप्रैल 2010 को। इसके अंदर आपको पता है कि प्राइवेट स्कूल को रिजर्व करना होता है 25% सीट्स को इस पर्पस के लिए। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, दी हंगरी टाइड के लेखक कौन है? अमिताभ घोष, मिताली मिलन, रविंदर सिंह, सुधा मूर्ति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमिताभ घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, जेम्स ए ग्लोसिंग द्वारा किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को विकसित किया गया है? APCNet, जावा, PHP या C+? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जावा को। ठीक है, देखो आंसर भी गिवन है। और नेक्स्ट यानी सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, बहुरूपदर्शक कैलिडोस्कोप का डैश द्वारा आविष्कार किया गया था? जॉन बार्बर, टिम बर्नर्स-ली, एलन ब्लूमलिन या डेविड ब्रूस्टर। कैलिडोस्कोप का निम्न में से किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डेविड ब्रूस्टर के द्वारा। नेक्स्ट यानी लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, मनुष्य का नाइट्रोजन उत्सर्ग है? अमोनिया, यूरिया, अमोनिया नाइट्रेट या यूरिक अम्ल। मनुष्य का नाइट्रोजन उत्सर्ग है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरिया। फाइन, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि और ही बच्चे हमसे जुड़ सके। अगर किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाना जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आप सबके कमेंट पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी दूंगा। और हम बहुत ही जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।